हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर लेने वाले हैं हिस्ट्री का, वो हम फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का ही नेक्स्ट पार्ट है। पार्ट 2 जो है उसको हम आज कवर करने की कोशिश करते हैं। और ये जो पार्ट 2 है इसके अंदर हम बैटल ऑफ प्लासी को जो है वो पढ़ेंगे। बैटल ऑफ प्लासी से पढ़ने पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई और किस तरीके से उसने अपने आप को यहाँ पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। उसमें से एक ये भी था कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने से उन्होंने फरमान जो था वो भी लिया। एक तो ये चीज, और उसके अलावा अलग 3 जो जगहें थी, ठीक है, 3 जो ऐसे गांव थे जिनमें से कोलकाता जो था वो एक इम्पॉर्टेंट गांव था, या उसको आज तो सिटी हो गया बहुत बड़ा, लेकिन उसको कोई गांव के तौर पर नहीं जाना जाता था। तो वहां का जो ऑफिशियल्स थे, वहां के जो मुगल ऑफिशियल्स थे, उनको रिश्वत देकर उन्होंने वो कोलकाता जो था उसको, उसका जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपने हाथ में ले लिया था। वहां पर वो ट्रेड करने लग गए थे। अब देखिए आगे हम शुरुआत करते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो क्यों होती है। ठीक है, उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं, जब 18वीं सेंचुरी जैसे जैसे बढ़ते जा रही थी, ठीक है, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, नवाबों का हक यहाँ पर हुआ, तो ब्रिटिशर्स और नवाबों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। यहाँ पर इनके बढ़ने का एक कारण था। देखिए कारण पर देखते हैं हम। औरंगजेब जो था उसकी डेथ हुई 1707 के अंदर, 1707 के अंदर। औरंगजेब की बिल्कुल डेथ के बाद कुछ जो इंडिपेंडेंट रीजन्स जो औरंगजेब ने जहां पर अपने गवर्नर्स और सूबेदार भेजे हुए थे, उन गवर्नर्स और सूबेदार्स ने अपने अपने रीजन्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, यानी वहां के वो खुद राजा बन बैठे। उनमें से एक जो रीजन था वो था बंगाल का। एक सूबा जो था वो बंगाल था, वहां का सूबेदार था मुर्शीद कुली खान। उसने बंगाल पे अधिपत्य कर लिया, अपना पूरा एस्टेब्लिशमेंट वहां पर कर लिया। और उस मुर्शीद कुली खान के बाद जो नेक्स्ट नवाब आया बंगाल का वो था अली वर्दी खान, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिराजुद्दौला। तो ये तीनों जो नवाब थे काफी पावरफुल थे, काफी स्ट्रॉन्ग नवाब थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस दिया, यानी ब्रिटिशर्स को बंगाल में एस्टेब्लिश ना हो सके उसके लिए इनसे मुकाबला किया, उनको रेजिस्टेंस दिया। तो देखिए उसके बाद ब्रिटिशर्स को रेजिस्टेंस किस तरीके से दिया। एक तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये कहा कि आप यहाँ पर जो किलेबंदी कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रियों के पास, ये ना करें। किलेबंदी में क्या था, एक तो ऊंची ऊंची दीवारें उन्होंने खड़ी कर ली थी, उन दीवारों के ऊपर उन्होंने कैनन्स बंदूकें लगा दी और आसपास गहरी खाइयां कर दी, जिसकी वजह से कोई भी वहां पर ना आ सके और कोई आए तो उनको बंदूक से मार दिया जाए। एक तो ये चीज। दूसरा, ब्रिटिशर्स को उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी छूट देने से मना कर दिया नवाबों ने, और जो सिक्के ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पर छापते थे उनके लिए भी उन्होंने मनाही कर दिया कि आप अपने सिक्के यहाँ पर नहीं छाप सकते। और उसके अलावा उन्होंने ब्रिटिशर्स पे ये इल्जाम लगाया कि ब्रिटिशर्स जो है वो बंगाल के रिसोर्सेज का उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी प्रॉपर्ली उनका यूज नहीं करते, उनका एक्सप्लॉइट ज्यादा करते हैं। यहाँ पर वो सस्ते दामों में खरीद के यूरोप में काफी मुनाफा कमाकर लेकर आते हैं। तो एक ये बात। दूसरा, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो नवाबों की बेइज्जती करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं और उनको डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स भेजते हैं। डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स का मतलब कि ऐसे ऐसे खत भेजते हैं उनमें उन नवाबों के लिए बहुत ही बुरी बातें जो है वो लिखी हुई होती हैं। इसके उल्ट ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ये कहा कि हमारा ट्रेड यहाँ पर फ्लरिश नहीं कर सकता जब तक ये ड्यूटीज जो है नवाबों के द्वारा ना हटा दी जाए, जब तक टैक्स जो है नवाबों को हम पे करते हैं वो टैक्स जो है वो नवाबों के द्वारा ना हटा दिया जाए। तो दोनों ने अपने अपने तर्क दिए और इसी तर्क की वजह से दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट हुआ और फाइनली जो बैटल होती है वो है बैटल ऑफ प्लासी 1757। देखिए बैटल ऑफ प्लासी 1757। ये बैटल ऑफ प्लासी। अभी प्लासी जो वर्ड है वो देखिए कहां से लिया गया है। प्लासी वर्ड लिया गया है प्लास। प्लास नाम का एक ट्री होता है, ठीक है, जिसपे कुछ जो कह सकते हैं हम रेड कलर के कुछ फ्लावर्स जो हैं वो निकलते हैं, जिससे गुलाल बनता है। होली में यूज करते हैं ना गुलाल। और ये जो प्लास है, इसलिए जो प्लास है, प्लासी जो है, ये प्लासी का ही एक एंग्लिसाइज्ड वर्ड। एंग्लिसाइज्ड वर्ड मतलब कहने का मतलब अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम। तो प्लासी नाम का एक प्लास नाम का ट्री मिलता है इस प्लास के अंदर, और वहां उस ट्री के ऊपर कुछ लाल कलर के फूल बनते हैं और उन फूलों से जो है वो गुलाल बनाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी की।
जिसने ब्रिटिशर्स को सबसे पहले बंगाल में स्टेब्लिश किया, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर जिसने ब्रिटिशर्स को एक ये अधिकार दे दिया कि वो इंडिया में अब पूरे तरीके से अपना एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जमा ले। तो शुरुआत होती है बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी से। तो देखिए हम बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत है 1757 के अंदर बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिराजुद्दौला। ध्यान रखिएगा, अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए किसके बीच में होगी, ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला। कारण क्या रहा बता देते हैं। देखिए सिराजुद्दौला कौन था, वहां का नवाब बंगाल का। तो देखिए 1756 के अंदर अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है, और अलीवर्दी खान मैंने आपको बताया मुर्शीद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब बना, और अलीवर्दी खान के बाद 1756 में जब अलीवर्दी खान की डेथ होती है तो उसके बाद बंगाल का जो नया नवाब है वो बनता है सिराजुद्दौला। अब इससे जो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी परेशानी जो थी वो थोड़ी बढ़ गई। कंपनी ये चाहती थी कि बंगाल का नवाब कोई ऐसा हो जो उनके इशारों पर काम कर सके और उनको व्यापार में छूट दे, किसी का भी तरीके का कोई टैक्स वगैरह ना ले। तो इसी वजह से कंपनी ने एक साजिश रची और सिराजुद्दौला का जो राइवलरी था कोई, उसको नवाब बनाने की कोशिश करी। इससे सिराजुद्दौला काफी गुस्से में हुआ, नाराज हुआ, और उसने कंपनी को ये वार्निंग दी, धमकी दी कि वो कंपनी जो है वो किसी भी तरीके से उसके डोमिनियन में यानी उसके स्टेट के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे। और कंपनी को कहा कि एक तो फोर्टिफिकेशन बंद कर दिया जाए और टाइम टू टाइम जो रेवेन्यूज हैं वो कंपनी के द्वारा सिराजुद्दौला को पे किए जाए। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा इस युद्ध का। अब इससे नेगोशिएशंस हुआ, बातचीत हुई ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में, लेकिन बातचीत का कोई भी नतीजा जो था वो नहीं निकला। और इससे नाराज होकर 30,000 सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला जो था वो कासिम बाजार में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी उसको उसने अपने कब्जे में ले लिया। कंपनी के ऑफिशियल जो थे उनको बंदी बना लिया, जो भी वेयर हाउसेस थे, गोदाम थे कंपनी के, उनको बंद कर दिया। और कंपनी के जो जहाज बंदरगाहों पर खड़े थे उनका सामान जो था वो उसने अनलोड नहीं होने दिया और वहां से कोई भी सामान बाहर नहीं जाने दिया। इतना सुनकर कंपनी जो थी, कंपनी का जो उसको गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, उसको पता लगा कि ऐसी बात हो गई है। कंपनी जो सिराजुद्दौला जो था उसने कंपनी का जो फोर्ट था कलकत्ता के अंदर उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो फाइनली 1757 के अंदर प्लासी की तरफ उसने अपने सैनिकों के साथ कूच किया और 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुई। और इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और हारने के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। सिराजुद्दौला की हार का जो सबसे बड़ा कारण था इस युद्ध के अंदर वो था मीर जाफर का इस युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ ना देना। मीर जाफर कौन था? मीर जाफर था सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर, और मिलिट्री कमांडर होने के नाते उसका फर्ज था कि वो सिराजुद्दौला का साथ दे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया, उसको पैसे का लालच और नवाब बनाने का लालच देकर कंपनी ने उसको अपनी तरफ मिलाया और सिराजुद्दौला का साथ उसने उस युद्ध में नहीं दिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर जो था उसको नया नवाब बना दिया गया। और इस प्लासी की युद्ध में जीत के बाद कंपनी की जो शुरुआत है वो बंगाल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो जाती है। बैटल ऑफ प्लासी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट बैटल जो थी किसी इंडियन नवाब के साथ जो कंपनी ने जीती थी और अपना एस्टेब्लिशमेंट जो था यहाँ पर शुरू किया। तो कुछ की पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड। देखिए कुछ की पॉइंट्स से ज्यादा नहीं होंगे। देखिए इन 1757 Britishers and Sirajuddaulah faced each other at Plassey. Sirajuddaulah was defeated. And assassinated, यानी उसको
assassinated. And Mir Zafar became the new Nawab. Mir Zafar कौन था? कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला। मीर जाफर सिराजुद्दौला। मीर जाफर became नवाब। तो ये दो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो 1757 के युद्ध में हुई, और इसी के साथ ब्रिटिशर्स became the official administrator of Bengal. The official administrator of Bengal. इसी के साथ ब्रिटिशर जो थे वो बंगाल के ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर हो गए थे। हालांकि कंपनी ने किसको नवाब बनाया? मीर जाफर को, और मीर जाफर जो था वो कंपनी के लिए ही काम करने वाला था। इसीलिए हालांकि मीर जाफर ने बाद में रिवोल्ट किया है, ऐसी बात नहीं है, रेजिस्टेंस किया है कंपनी को, क्योंकि मीर जाफर जो था वो अपने तरीके से थोड़ा काम करना चाहता था वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए, जो कि कंपनी ने उसको नहीं करने दिया। ठीक है, इसी का नतीजा था बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये कुछ एक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इस युद्ध में है। पहला किसके बीच में हुआ, दूसरा रिजल्ट क्या रहा, और फाइनल ब्रिटिशर्स जो है वो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर बने कहाँ के? बंगाल के। अब नेक्स्ट आगे हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में जो है वो पढ़ते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद किस तरीके से मीर जाफर को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। लेकिन देखिए कंपनी जो थी वो अभी भी हालांकि बन तो चुकी थी एडमिनिस्ट्रेटर बंगाल का, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि हम तो बस बैठे बैठे देखते रहें और कोई ऐसा एक नवाब जो है उसको इंस्टॉल यहाँ पर रखा जाए, उस नवाब बना के रखा जाए जो कि हमारे इशारों पर काम कर सके, यानी हमें बिना मतलब हेडेक जो है वो ना हो। लेकिन हमेशा नवाब जो थे वो उनकी उतनी हेल्प नहीं करते थे जितनी वो कंपनी जो थी वो चाहती थी। कंपनी जो थी वो ये चाहती थी कि बिना किसी कॉन्क्वेस्ट के, यानी बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सके विद द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर्स। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि कंपनी जो नवाब जो थे वो अपनी प्रजा का भी वेलफेयर चाहते थे और अपनी प्रजा के सामने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सामने एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी हमेशा बना के रखना चाहते थे। तो कंपनी जो थी इसी वजह से नाराज होकर कंपनी ने मीर जाफर को नवाब से हटाया और मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। लेकिन जब मीर कासिम ने भी वही काम करना शुरू किया तो हुई बैटल ऑफ बक्सर 1764 के अंदर। तो मीर कासिम को बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफर को वापस से कंपनी ने नवाब जो था वो वहां का बना दिया। अब मीर जाफर जो था वो कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपए का कंपनसेशन जो था वो देता था, या 5 लाख रुपए का रेवेन्यू जो था वो कंपनी को दिया जाता था। अब ये कंपनी जो थी वो इस 5 लाख रुपए से अपने एक्सपेंसेस को चलाती थी, लेकिन कंपनी जो थी वो ये चाहती थी कि हमें इसके अलावा और ज्यादा मनी जो है वो चाहिए, रेवेन्यू के सोर्सेस चाहिए, ताकि हम अपनी कंपनी का ट्रेड है उसको एक्सपेंड कर सकें, अपने ट्रूप्स को मेंटेन कर सकें और कई और जो अदर एक्सपेंसेस है उनको कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जा सके। तो ऐसा भी हुआ। 1765 के अंदर यानी 1765 के अंदर मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ एक इलाहाबाद ट्रीटी हुई। उस इलाहाबाद ट्रीटी के अंदर कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी गई। दीवानी का मतलब होता है जितने भी फाइनेंशियल जो भी काम था सारा का सारा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी फाइनेंशियल था, रेवेन्यू आता था, वो सारा का सारा किसको दे दिया गया? वो कंपनी को दे दिया गया। और ऑफिशियल दीवान जो था वो किसको बना दिया गया? कंपनी को अपॉइंट कर दिया गया। और उसमें कह दिया गया कि बंगाल के जो भी वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो कंपनी अपने तरीके से यूज कर सकती है। तो देखिए कंपनी को कितना फायदा हुआ। शाह आलम सेकंड के साथ ये ट्रीटी हुई 12 अगस्त 1765 को। अब इसके बाद देखिए कंपनी को बहुत फायदा हुआ। जब कंपनी ने शुरुआत के अंदर इंडिया में अपना ट्रेड शुरू किया था इन दी अर्ली 18th सेंचुरी, तो उस वक्त यहाँ पर कंपनी जो थी गोल्ड और सिल्वर को बेचती थी और उसके बदले में यहाँ से गुड्स लेती थी और उसको वहां पर ब्रिटेन में बेचती थी। धीरे धीरे ये जो इंपोर्ट जो था गोल्ड और सिल्वर का वो कंपनी ने कम कर दिया। कहां पर? प्लासी के युद्ध के बाद, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंट्रोल बंगाल के ऊपर आ गया था, रेवेन्यू उनके पास आना शुरू हो गया था। और जैसे ही उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर हुई उनके हाथ में दीवानी आई, यानी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितने भी उनके हाथ में सारे के सारे आ गए, उन्होंने ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करना पूरी तरीके से
बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास सारा रेवेन्यू जो था वो आता था, प्लस बंगाल के नवाब की तरफ से 5 लाख रुपए पर मंथ उनको मिलते थे। तो इससे कंपनी ने अपनी ट्रूप्स को मेंटेन किया, ट्रूप्स यानी अपने जो सैनिक थे, अपनी जो टुकड़ियां थी, कैवलरी है, इन्फेंट्री जो भी है, उसको मेंटेन किया। कलकत्ता में अपने नए नए ऑफिसेस जो थे वो बनाए, उसके अलावा कई फोर्ट्स जो थे वो कंपनी के द्वारा मेंटेन किए गए। तो इस तरीके से कंपनी जो थी उसने बंगाल के ऊपर पूरी तरीके से अपना एस्टेब्लिशमेंट जो था वो एस्टेब्लिश कर लिया था, और ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने आप को वहां का नवाब जो था वो बना लिया था। तो देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी आप ध्यान रख सकते हैं 1765 ब्रिटिशर्स फॉर सिराजुद्दौला। उसके बाद सेकंड है बैटल ऑफ बक्सर, पेन चेंज करते हैं, बैटल ऑफ बक्सर 1764, किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और मीर कासिम, ब्रिटिशर्स एंड मीर कासिम, जिसमें मीर कासिम की हार हुई, इसको बाहर कर दिया गया बंगाल से। तो ये दो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट में, ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। इलाहाबाद ट्रीटी की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद ट्रीटी 12 अगस्त 1765, किसके बीच में? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और किसके बीच में? ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में ये ट्रीटी भी। इस ट्रीटी के तहत क्या कर दिया गया? ब्रिटिशर्स वर गिव ऑल दीवानी, ब्रिटिशर्स वर गिवन दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। अब ये दीवानी राइट्स क्या होती है? देखिए, दीवानी राइट्स मतलब है फाइनेंशियल राइट्स, यानी कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया गया। जो भी फाइनेंशियल राइट्स थी वो सारी की सारी किसको दे दी गई? कंपनी को दे दी गई आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो किसके बीच में हुई और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्यों हुई और ये कब हुई। तो ये आप बता सकते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 के अंदर, इसके बीच में शाह आलम और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इनके साथ देखिए, शाह आलम के साथ एक और था, शाह आलम के साथ वैसे पूछते नहीं, फिर भी बता देता हूं। शाह आलम सेकंड के साथ आलमगीर सेकंड जो बादशाह थे, मुगल बादशाह जो था, उसका बेटा शाह आलमगीर सेकंड सन, ठीक है, वो भी इस ट्रीटी में शामिल था। लेकिन इंपॉर्टेंट मेन कौन था इसमें? शाह आलम सेकंड, आलमगीर सेकंड नहीं, शाह आलम सेकंड। तो इतना आप इसमें याद रख सकते हैं। अब देखिए, मैं यहां पर एक वर्ड लिखने वाला हूं, उस वर्ड्स को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, एक वर्ड आता है नबूब्स या नबोब्स, ठीक है। ये जो नबोब्स है, ये जो वर्ड है कंपनी ने यूज किया किसकी जगह पर? नवाब की जगह, यानी ये एंग्लिसाइज्ड वर्ड। एंग्लिसाइज्ड वर्ड मतलब यानी ब्रिटिशर जो थे उनको हिंदी या उर्दू बोलने में दिक्कत होती थी, उनका जो टंग ट्विस्ट था वो इस तरीके का होता था कि वो किसी हिंदी वर्ड को यूज करते थे तो उसका कुछ अलग मतलब निकलता था, यानी वो नवाब को क्या कहते थे? नबोब्स कहते थे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ब्रिटिशर्स को नबोब्स कहा गया, नवाब कहा गया, उसका एक कारण था। देखिए, जब यहाँ पर कोई ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता इंडिया के अंदर, एग्जांपल लेते हैं, रॉबर्ट क्लाइव का एग्जांपल ले लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो यहाँ पर बंगाल के सब रिसोर्सेज को काफी एक्सप्लॉइट किया। देखिए, आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, यानी पलासी के युद्ध के बाद जो भी नवाब हुए बंगाल के, उनको फोर्स किया गया एक हैवी अमाउंट, एक हैवी सम टू पे टू ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ा सम या बहुत बड़ा कंपनसेशन पे करने के लिए मजबूर किया गया। तो देखिए, जब 1743 के अंदर, 1743 के अंदर जब रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था, उस वक्त उसकी उम्र थी
सिर्फ 18 साल। और जब उसने 1767 में बंगाल को छोड़ा तो उसकी जो वेल्थ थी, उसके पास जो पैसा उसने बनाया है यहाँ पर बंगाल के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके, वो नियरली 4,01,000 पाउंड के आसपास था, यानी उससे भी थोड़ा ज्यादा, नियरली 4 लाख पाउंड के आसपास उसकी संपत्ति जो थी वो पूरी बन गई थी। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, उसको यहाँ पर कंपनी में इसलिए भेजा गया था ताकि वो कंपनी में करप्शन को चेक कर सके कि कंपनी कहीं करप्शन तो नहीं कर रही है, और वो खुद ही इतना ज्यादा करप्टेड निकला कि उसने यहाँ पर इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया कि जब वो यहाँ से गया तो उसकी नियरली जो वेल्थ हो गई थी वो लगभग 4,01,000 पाउंड के आसपास हो गई थी। 1772 के अंदर उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने का एक कारण ये था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उनको उसके ऊपर शक हुआ कि भाई इतनी ज्यादा वेल्थ इसने कैसे बना ली। उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी और इंक्वायरी में साफ साफ पता लग गया कि इसने वहां पर जाकर करप्शन किया है, इसी वजह से इसकी इतनी वेल्थ हुई है, और इसी डर के कारण कि कहीं मुझे फांसी ना दे या कोई और सजा ना मिल जाए, तो उससे पहले ही उसने सुसाइड जो था वो कर लिया। अब यहाँ पर हम ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी ये नहीं कह सकते कि वो करप्टेड थे या डिसऑनेस्ट थे। कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो यहाँ पर आए वो बहुत बेहतरीन थे, हालांकि उनकी डेथ जो है वो अर्ली है किसी बीमारी की वजह से, किसी वॉर के कारण, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे ब्रिटिशर्स जो है वो उन्होंने यहाँ का एक्सप्लॉइटेशन किया, कुछ यहाँ पर वो देकर भी गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से हर ब्रिटिशर्स को ये कहना कि वो डिसऑनेस्ट थे या करप्टेड थे ये सही नहीं होगा। तो ये सही नहीं होगा कि हर ब्रिटिशर्स डिसऑनेस्ट था या हर ब्रिटिश ऑफिसर करप्टेड था, लेकिन कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आए थे ताकि वो इंडिया से इनफ रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके और एक अच्छी वेल्थ जो है वो बना सके और एक आलीशान जिंदगी वो ब्रिटेन में जाकर वापस जी सके। तो ऐसे जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या कहा गया, नवाब्स कहा गया, यानी एंग्लिसाइज्ड वर्ड ऑफ नवाब्स, उनको क्या कहा गया, नवाब्स कहा गया। तो ये था आपका आज का पार्ट 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हम उसमें लेंगे उसमें और चीजें जैसे टीपू सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे, सब्सिडरी अलायंस के बारे में हम नेक्स्ट जो लेक्चर उसके अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, और जहां तक आप वीडियोस को पहुंचा सकते हैं वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।